तो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्ष। उंगलियों पे दुनिया में आप सबका स्वागत है। बोनस के सभी दर्शकों का ये खबरों से भरपूर एक और दिन है और बाजारों के लिए खास जद्दोजहद के संकेत हैं। तो शुरू करते हैं आज का सफर। आज जो सबसे बड़ी खबर सुबह थी वो रूस के कमचटका में करीब 8.7 मैग्नीट्यूड के एक भूकंप की थी, जिसके बाद जापान, हवाई और फार ईस्ट में सुनामी की चेतावनी जारी हुई है। करीब 1 मीटर लहरें ऊंची लहरें उठी हैं। नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जापान के बाजारों पर, फिशिंग पर और शिपिंग पर बड़ा असर होने की संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर भारत और अमेरिका के बीच, जो लगातार हम चर्चा में आपको बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच संधि लगभग असंभव सी दिखाई दे रही है, मुश्किल दिख रही है और भारत पर 20 से 25% तक टैरिफ आ सकते हैं। ये चर्चा कल शाम से थी। डोनाल्ड ट्रंप ने आज एयरफोर्स वन में पत्रकारों के साथ बातचीत में इस बात का संकेत दिया है। भारतीय पक्ष भी इस 20 से 25% टैरिफ की तैयारी कर रहा है। निर्यातों पर असर का आकलन किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। और इसके बाद अगस्त में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं दोबारा शुरू होने की संभावना है। इधर एक दूसरी बड़ी व्यापार इकोनॉमी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भी अमेरिका की बातचीत स्टॉकहोम में बगैर किसी ठोस नतीजे के खत्म हुई। ये बातचीत चीन और अमेरिका के बीच में थी, जिसमें अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने और चीन के डिप्टी प्रीमियर ली हाइफेंग ने हिस्सा लिया था। चीन ने इस बैठक में अमेरिका पर टैरिफ को तत्काल कम करने और तकनीकी निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाए गए उन्हें खोलने का दबाव बनाया। अमेरिका तत्काल इसके लिए तैयार नहीं है। फैसला व्हाइट हाउस पर है कि जो 90 दिनों की शांति हुई थी, जिसको जिनेवा की पिछली बैठक में तय किया गया था, वो जारी रहेगी या वापस व्यापार का टकराव शुरू होगा। क्योंकि इस 90 दिनों की शांति में अमेरिका के उद्योगों को रेयर अर्थ की सप्लाई शामिल है, जो कि अमेरिका की सबसे कमजोर नस है और जिस पर चीन लगातार निशाना बना रहा है। तो ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो अगले 1-2 दिनों में स्पष्ट होगा कि क्या ये रोक बढ़ेगी या फिर दोबारा टकराव शुरू होगा। ट्रंप पर भी दबाव है कि वो ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने से और ज्यादा बचें, क्योंकि अब देशों ने अलग अलग ट्रेड डील्स करना शुरू कर दिया है। करीब करीब 200 देशों को टैरिफ नोटिफिकेशन भेजे जाने हैं, जिसकी प्रक्रिया व्हाइट हाउस में आज से शुरू होने की संभावना है। क्योंकि ट्रंप का जो 15 से 25% वाला टैरिफ का ग्लोबल नियम है और वो 1 अगस्त से लागू होगा। दक्षिण कोरिया एक और महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है, जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप की किसी संधि की संभावना अब सीमित होती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत और कोरिया शायद एक रेंज में आएंगे जिन पर 20 से 25% तक टैरिफ आ सकता है, लेकिन अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। रूस ने यूक्रेन पर फिर मिसाइल हमला किया है और इसमें करीब 17 मौतें हुई हैं। यह अटैक जेल पर, हॉस्पिटल पर हुआ है। अमेरिका इस पर काफी सख्त है। 12 दिनों का अल्टीमेटम जारी की गई है, चेतावनी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को। वो कल भी इस बात की चेतावनी दे चुके हैं। यूरोपियन यूनियन उनके साथ है और उनका कहना यह है कि अगर 12 दिन में पुतिन ने युद्ध को शांत नहीं किया तो चीन और भारत पर, जो कि रूस के बड़े व्यापार भागीदार हैं, उन पर ऊंचे टैरिफ लगाए जा सकते हैं। कल दी गई चेतावनी के बाद हमला हुआ, इसलिए ऐसा लगता है कि पुतिन इस मामले में समझौता करने को तैयार नहीं है। एक बड़ा घटनाक्रम मध्य पूर्व और यूरोप के संदर्भ में आया है, जिसकी आज खासी प्रतिक्रिया दुनिया की कूटनीति में होगी। यूके के प्रधानमंत्री कियर स्ट्रेमर ने कल संकेत दिया कि अगर इजरायल गाजा में युद्ध विराम नहीं करता और 2 स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मानता तो वो सितंबर में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देगा। फ्रांस भी लगभग इसी लाइन पर है और इसके बाद मध्य पूर्व के देशों में, यूरोप में और अमेरिका के इजराइल के रिश्तों का ये जो त्रिकोण है, इसमें खासी हलचल मचने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिक्रियाएं रहेंगी। कल आईएमएफ के आंकड़े आए, बाजारों के लिए और अर्थव्यवस्थाओं के लिए थोड़े राहत भरे थे। आईएमएफ ने दुनिया की आर्थिक विकास दर के अनुमान को थोड़ा बढ़ाया है। 2.8% थी, उसे 3% किया है। भारत को थोड़ा अपग्रेड मिला है। 6.4% की आर्थिक विकास दर का आकलन भारत के संदर्भ में आईएमएफ ने किया है। इधर बॉन्ड इन्वेस्टर्स के रुख में बड़ा बदलाव दिख रहा है। अब बॉन्ड इन्वेस्टर ट्रेजरी छोड़कर क्रेडिट में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ब्याज दरों में कमी रुक रही है, कटौती नहीं हो रही और महंगाई बढ़ने की संभावना है।
अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस करीब करीब 6 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, लेकिन जॉब छोड़ने वालों की संख्या घटी है। डॉलर और ट्रेजरी में मजबूती दिखाई दे रही है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यूरोपीय बाजार को लेकर था, जिसको लेकर खासी चिंताएं थी कि रेटिंग एजेंसियां यूरोप और अमेरिका की डील के असर पर क्या कहेंगी। फिच ने फिलहाल कहा है कि अमेरिका के ईयू पर टैरिफ लगाए जाने से और अमेरिकी सामान के यूरोपीय सामान के अमेरिकी बाजार में पहुंचने पर जो महंगाई आएगी, उससे उसका असर अभी फिलहाल तत्काल ईयू की क्रेडिट रेटिंग पर होने वाला नहीं है, लेकिन जोखिम बढ़ रहा है यूरोपियन यूनियन के उद्योगों के लिए। आईएमएफ ने अपने आकलन में चीन की ग्रोथ को भी बढ़ाया है, करीब 4.8% मानी गई। और ये भी कहा है आईएमएफ ने कि टैरिफ का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर उतना नहीं पड़ा जितनी जितनी की संभावना या आशंका जाहिर की जा रही थी। इधर चीन के बड़े सरकारी बैंक युआन को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अब एक पोल पोजीशन, एक ध्रुव की स्थिति लेने की तैयारी कर रहा है। बाजार में सीमित हस्तक्षेप किया जा रहा है ताकि युआन जो है वो अपनी स्वाभाविक कीमत पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले स्थिर होता दिखाई दे। जापानी बॉन्ड मार्केट में बड़ी उथल पुथल है। 10 साल की यील्ड करीब 1.55% पे पहुंच गई। 2007 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। मुद्रास्फीति ने और कमजोर येन ने जापान में परिवारों का जो हाउस होल्ड कॉन्फिडेंस है, परिवारों का जो विश्वास है खर्च करने का, उसे खासी चोट पहुंचाई है। कोर महंगाई 2.9% पर है। लंबे वक्त से डिफ्लेशन के शिकार जापान में उपभोक्ता उत्पादों की कीमतें बढ़ रही हैं, जो जापान की संस्कृति के लिए, जापान की उपभोक्ता संस्कृति के लिए एक बेहद अनजानी सी, अनोखी सी घटना है। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा है कि 2026 से वो क्लाइमेट चेंज के रिस्क को अपने कर्ज बांटने के नियमों में शामिल करेगा, और इसका असर उन एसेट्स पर होगा जिनके पर्यावरण से रिलेटेड जोखिम ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक उन देशों के लिए, उन कर्जों के लिए, उन परियोजनाओं के लिए ज्यादा कठोर शर्तें तय करेगा। ऊंची ब्याज दरें भी हो सकती हैं जिन परियोजनाओं से पर्यावरण को खतरा हो सकता है या क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया को और ज्यादा ताकत मिल सकती है। यूके में जून में हाउस लोन का अप्रूवल बढ़ा है, पिछले 5 महीने में सबसे तेज गति है। ब्याज दरों में भी थोड़ी नरमी देखी गई है। स्पेन और फ्रांस में बेरोजगारी में कमी दर्ज की है। पूरे यूरोप में बेरोजगारी की कमी के आंकड़े आना शुरू हुए हैं। ये हफ्ता पूरी दुनिया में बेरोजगारी के आंकड़ों का है और स्पेन और फ्रांस में बेकारी में कमी दर्ज की गई है। स्पेन की जीडीपी में भी थोड़ी बढ़ोतरी की, करीब करीब 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की उम्मीद दिख रही है। इंडोनेशिया में दूसरी तिमाही में विदेशी निवेश करीब 7%, 6.95% गिरा है। टैरिफ और मांग की कमी चिंता की वजह रही है। एक महत्वपूर्ण खबर घाना से आई है। घाना ने करीब $1.2 बिलियन की एक बॉक्साइट इंफ्रास्ट्रक्चर डील को रद्द कर दिया है और कर्ज के पुनर्गठन पर फोकस किया है। इसका असर हमें आने वाले दिनों में एल्युमिनियम बाजार पर और खनिज बाजार पर दिखाई देगा। एक बड़ा घटनाक्रम और महत्वपूर्ण घटनाक्रम कच्चे तेल के बाजार में। पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार उंगलियों की दुनिया में आपको संकेत दे रहे हैं कि क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बनती दिख रही है, और ऐसा ही हुआ। ब्रेंट और WTI दोनों में मजबूत तेजी दिखाई दी। दोनों 5 हफ्ते की ऊंचाई पर हैं। ब्रेंट लंबे वक्त के बाद $70 से ऊपर, करीब $72 प्रति बैरल पर काम कर रहा है। इंडियन क्रूड बास्केट की कीमत भी करीब $70 के आसपास है। ये तेजी रूस पर आने वाले प्रतिबंधों की संभावना को देखते हुए बनी है, और दूसरा ये कि बाजार में जो मांग की संभावनाएं बेहतर होती दिखाई दी हैं। आईएमएफ के जो आकलन आए हैं उससे भी इसका असर दिखाई दे रहा है। सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव है। डॉलर की मजबूती का असर है। डॉलर की मजबूती वापस लौटी। हम आगे भी इस पर भी बात करेंगे। और लेकिन इस असर से सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट दिखी है, लेकिन फिर भी सोना करीब $3300 प्रति औंस के ऊपर होल्ड कर रहा है। इससे नीचे जाने के संकेत अभी नहीं मिले हैं। स्टील के फ्यूचर चीन में 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। सप्लाई में कटौती की आशंका है। चीन बहुत तेजी के साथ अपनी ओवर कैपेसिटीज को कंट्रोल कर रहा है। इस वजह से कमोडिटी मार्केट में तेजी का माहौल बनता दिख रहा है। कॉपर जो कि हाल के दिनों में गिरा था पिछले एक हफ्ते में, उसमें भी हमें रिकवरी दिख रही है। कृषि कमोडिटीज में चावल की कीमतों में थोड़ी कमी आई है, दिख रही है, मगर चीनी मजबूत है। करेंसी मार्केट में डॉलर इंडेक्स 5 हफ्ते के न्यून के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। करीब करीब लंबे समय बाद डॉलर इंडेक्स ने 97 का स्तर पार किया है। 98.76 पर है, 99 की तरफ बढ़ रहा है। ये ट्रेड तनाव कम होने का संकेत है। यूरोप और अमेरिका के बीच जो डील हुई है, जैसी भी ढीली ढाली डील है, लेकिन बाजार के लिए सकारात्मक रही है, और फिर वापस डॉलर में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने लगी है। और इस वजह से आप
पूरी दुनिया की मुद्राओं में हमें तेज गिरावट देखने को मिली। यूरो पर वैसे ही दबाव है, क्योंकि अमेरिका के साथ डील में यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को काफी कुछ गंवाना पड़ा है। अमेरिकी बाजार में पहुंचने पर उनकी लागत बढ़ेगी, अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। स्टर्लिंग भी टूटा है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने संकेत दिया है कि ब्याज दरों में नरमी रखेगा। सबसे बुरी हालत रुपए की हुई। भारतीय रुपया 87 पर गिरकर 87 के पार कल पहुंच गया। ये इस साल का जनवरी के बाद से अभी तक का इस साल का न्यूनतम स्तर था। डॉलर की मजबूती ने बड़ा असर किया, लेकिन ज्यादा असर इस बात से हुआ कि भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की। आरबीआई की तरफ से कुछ सीमित दखल दिए जाने के भी बाजार में संकेत थे। कनाडा का कैनेडियन डॉलर भी कमजोर हुआ है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर में मजबूती दिखाई दे रही है। मैक्सिकन पेसो में भी हमने गिरावट देखी है। इजरायली मुद्रा शेकेल पर दबाव बढ़ रहा है। लंबे युद्ध के बाद, अर्थव्यवस्था पर असर के बाद अब इजराइल की मुद्रा डगमगा रही है, क्योंकि इजरायली अर्थव्यवस्था में जोखिम बढ़ रहे हैं। क्रिप्टो बाजार की कुछ खबरें यहाँ बता दें, लेकिन हम नियमित क्रिप्टो काउंटर नियमित बुलेटिन लेकर आते हैं, जिसमें विस्तार से आपको क्रिप्टो बाजार के घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। उसमें हम जरूर मिलेंगे शाम को। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो क्रिप्टो बाजार से आज जानने के लिए सुबह जरूरी हैं, उसमें भारत में बिनांस और वजीरक्स की केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच की जा रही है, और इस वजह से इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो में कमी आई है। दोनों कंपनियां जांच एजेंसियों के रडार पर है। यूके का रैक बैंक वो पहला बैंक है जिसने रिटेल क्रिप्टो ट्रेडिंग की इजाजत दी है, और यह तय किया है कि इस तिमाही में वो करीब 3 लाख यूजर्स जोड़ेगा। तो यूके के बाजार में भी अब रिटेल क्रिप्टो ट्रेडर्स बैंकों के जरिए शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। सैमसंग ने के वॉलेट ने कॉइनबेस को पूरी तरह सपोर्ट किया है। इससे दक्षिण पूर्व एशिया में अब कॉइनबेस के वॉलेट में क्रिप्टो ट्रेडिंग बढ़ने की और इसके इस्तेमाल की बढ़ने की संभावना है। फ्रॉड बढ़ने के बाद अमेरिका और ईयू में क्रिप्टो एटीएम को लेकर नए नियम बनाए जा रहे हैं। क्रिप्टो एटीएम को लेकर तमाम शिकायतें हैं। कई जगह फर्जी एटीएम चल रहे हैं। इसे रोकने के लिए दोनों जगह पर ईयू और अमेरिका में नए नियम बनाए जा रहे हैं। अमेरिकी कारपोरेट इतिहास के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। अमेरिकी कारपोरेट कंपनियों के लिए आज बड़ा दिन है। अमेरिका की दो सबसे बड़ी रेल रोड कंपनियां यूनियन पैसिफिक और नॉर्फॉक सदर्न का विलय हो गया है। अमेरिका के पास रेल रोड कंपनियों का एक बड़ा दिलचस्प रोमांचक इतिहास है। यूनियन पैसिफिक और नॉर्फॉक सदर्न का बिलियन करीब 85 बिलियन डॉलर का है। इसमें यूनियन पैसिफिक नॉर्फॉक सदर्न को खरीद रही है। ये अमेरिका के रेल रोड इतिहास की सबसे बड़ी डील है। नई कंपनी का नाम यूनियन पैसिफिक ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड होगा, और हालांकि इस पर अभी नियामकों की जांच का खतरा है, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा कम करेगी और ये एक अमेरिका का सबसे बड़ा रेल रोड नेटवर्क बनेगा। लेबर यूनियंस भी इस डील का विरोध कर रही हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से मर्जर हो गया है। यूनियन पैसिफिक इसे 85 बिलियन डॉलर में नॉर्फॉक को खरीदने जा रही है। स्टेलेंटिस जो कि प्रमुख कार कंपनी है, जो कई ब्रांड्स की मालिक है, उसने टैरिफ के चलते अमेरिका में कुछ शिपमेंट्स, कुछ कारों की बिक्री रोक दी है और मुनाफे पर असर की चेतावनी जारी की है। ब्रिटेन के एक और बैंक बार्कलेस का दूसरी तिमाही में मुनाफा करीब 23% बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से मदद मिली है। भारतीय बाजार से भी एक बड़े विलय की खबर आई सुबह। इसका असर आज शेयर बाजारों पर हमें दिखाई देगा। टाटा मोटर्स ने इटली की ट्रक कंपनी इवेको का अधिग्रहण करने के संकेत दिए हैं। ये काफी बड़ी डील हो सकती है। करीब $4.5 बिलियन की, $4.5 बिलियन की ये डील होगी। ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अभी तक सबसे बड़ी डील मानी जा रही है, और कोरस के बाद टाटा समूह का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा। तो आज भारतीय बाजार में इस डील के असर पर हमें सक्रियता दिखाई देगी। इवेको इटली की बड़ी ट्रक कंपनी है। टाटा मोटर्स इवेको के अधिग्रहण के साथ दुनिया के ट्रक बाजार में एक बड़ी शक्ति या बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। एक और अधिग्रहण की चर्चा आज बाजार में थी, कल रात से थी। सुबह आज इसका भी असर दिखाई देगा। रिलायंस कंज्यूमर ने वैद्यनाथ के, जो कि आयुर्वेदिक दवाएं और सॉल्यूशन बनाती है, उसके प्रीमियम ब्रांड शून्य का अधिग्रहण करने की तैयारी की है। इस बारे में बाजार में संकेत हैं। जेस्टी एपल और जेस्टी ऑरेंज इसके प्रमुख ब्रांड हैं, और इसके साथ रिलायंस कंज्यूमर अपने बेवरेज को, अपने पेय पदार्थों के पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी और एनबीएफसी और बैंकों के एआईएफ में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश को 20% तक सीमित किया है। इसका खबर का असर आज हमें बाजार में एआईएफ की तैयारियों पर दिखाई देगा। आरबीआई की कोशिश है कि बैंक और एनबीएफसी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश तो करें, लेकिन जोखिम सीमित रहे, तो वे केवल 20% तक निवेश कर पाएंगे। एयर इंडिया की जांच हुई है। हाल के हादसों के बाद डीजीसीए ने कई सुरक्षा उल्लंघन पाए हैं। 100 के आसपास अलग अलग तरीके के वायलेशन मिले हैं। इसमें खासतौर पर पायलटों के कामकाज को लेकर डीजीसीए ने एयर इंडिया को चेतावनी दी है।
अगले 24 घंटे बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमें पता है, पूरी दुनिया की निगाहें फेडरल रिजर्व की बैठक पर होंगी, फेड कमेंट्री पर होंगी, जिसके नतीजे भारतीय समय के अनुसार देर रात आएंगे। ब्याज दरें कम होने की उम्मीद कम ही है, लेकिन पावेल और ट्रंप के बीच ताजे टकराव के बाद पावेल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर किस तरीके के संकेत देते हैं, महंगाई को लेकर क्या इशारा करते हैं, और ब्याज दरों में कमी को लेकर कोई भविष्य के किसी पाथ को, ट्रेजेक्ट्री को बताते हैं, तो इस पर बाजार की निगाहें रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ डेडलाइन या समय सीमा शुरू होने में अब कुछ ही दिन, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। 1 अगस्त से शुरू होगी, तो इस पर अब आज शायद डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ देशों के लिए टैरिफ नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया पर निगाहें रहेंगी। ट्रंप ने इशारा भी किया है कि 20 से 25% टैरिफ भारत पर आ सकते हैं। भारत भी शायद अब इसके लिए लगभग तैयार है। जापान में सुनामी का असर कितना गहरा होता है, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि सुबह की घटना है, दोपहर तक की तस्वीर साफ होगी कि जापान की इस प्राकृतिक घटनाक्रम का क्या असर हुआ है। ब्रेंट की कीमतें 5 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर है, रुपया 87 के करीब है। अगर विदेशी निवेशकों की बिकवाली आज और बढ़ती है, बाजार में दबाव बढ़ता है, तो रुपए में आज और गिरावट दिखाई दे सकती है। रिजर्व बैंक को दखल देना होगा। तो उंगलियों पर दुनिया में आज मुंबई से इतना ही। हम वापस चलते हैं हर्ष के पास, नोएडा स्टूडियो। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।